ये शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1857 क्रांति में बिहार में क्रांतिकारियों के लीडर कौन थे? ऑप्शन है नामदार खान, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो भी हम लोग ने पढ़ लिया है, जैसे कि बिरसा मुंडा के बारे में, वीर कुंवर सिंह के बारे में, तो वो सब हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि जो नए पॉइंट्स हैं, जो नए ऑप्शंस हैं, केवल उनको ही डिस्कस करेंगे आज से। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है और अभी से लेके 69 तक कवर अप करना है। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट में करेंगे और केवल न्यू पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस ऑप्शन में इस क्वेश्चन में जो है एक ऑप्शन है नामदार खां। कौन थे ये? तो ये पिंडारी ग्रुप के एक सदस्य थे। ठीक है, पिंडारी कौन होते थे? तो पिंडारी जो थे वो सैन्य लुटेरे और वनवासी होते थे, जो कि मुगल सेना और बाद में मराठा सेना में और अंत में 1817 से 18 के पिंडारी युद्ध में शामिल थे। ठीक है, और वे अवैतनिक होते थे और उनका मुआवजा पूरी तरह से युद्ध के दौरान लूटी गई लूट की थी। ठीक है, वे घुड़सवार, पैदल, आंशिक रूप से सशस्त्र होते थे। ठीक है, जो अराजकता पैदा कर रहे थे और दुश्मन की स्थिति के बारे में खुफिया जानकारी दे रहे थे, ताकि उनके साथ जो सेना है उनको फायदा पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है शंकर शाह। शंकर शाह कौन थे? तो वो गोंडवाना जिले के गढ़ा साम्राज्य के राजा थे। ठीक है, और वे ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ विद्रोह में शामिल थे। ठीक है, उन्होंने अपने बेटे रघुनाथ शाह के साथ विद्रोह किया था। ठीक है, और जिसे बाद में अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया, दोनों पिता पुत्र को। ठीक है, और राजा शंकर शाह जमींदारों और आम जनता के बीच बहुत लोकप्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोते समय बिरसा मुंडा को कब पकड़ लिया गया था? तो इसका सही आंसर है 3 मार्च 1900। ठीक है, बिरसा मुंडा को धरती अब्बा या पृथ्वी पिता के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, वे मुख्य रूप से उनका जो विद्रोह था वो खूंटी, तामार, सवादा और बंदन के मुंडा बेल्ट में केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसका कथन है? मुस्लिम यदि तुष्ट और संतुष्ट होते तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का सबसे बड़ा कवच बन जाते। तो ये कथन है W. हंटर का। ठीक है, विलियम विल्सन हंटर, जो कि स्कॉटिश इतिहासकार, संकलक और भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। ठीक है, वे भारत में इंपीरियल गैजेटर के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने छोटा नागपुर जिले में जिला कलेक्टर का भी पद संभाला था। ठीक है, फिर उन्होंने एक डिक्शनरी का भी संकलन किया था। हर्बर्ट रिजले कौन थे ये? तो सर एच रिजले, ठीक है, वो एक ब्रिटिश सिविल सेवक और भाषाविद थे, जिन्होंने भारतीय समाज के रीति रिवाजों और सामाजिक संरचना पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने जाति व्यवस्था के एक सिद्धांत को वर्गीकरण के रूप में प्रस्तावित किया। ठीक है, उन्होंने मिदनापुर जिले के आदिवासियों का भी अध्ययन किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन प्रथम बैरन लिटन के बेटे थे। ठीक है, उन्हें अपने पिता की विरासत मिली थी और वे एक प्रसिद्ध कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, जो अपने कविताओं को ओवेन मेरेडिथ के कलम नाम से कविताएं लिखा करते थे। ठीक है, उनके कार्यकाल के दौरान महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी की उपाधि प्रदान करने वाला एक रॉयल टाइटल एक्ट पारित किया गया था और उन्हीं के समय जो है दिल्ली दरबार ऑफ 1877 आयोजित किया गया, जिसमें रानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना 1877 में उन्हीं के काल में हुई थी और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उसके बाद 1878 में आर्म्स एक्ट उन्हीं के समय में पारित हुआ था। सिविल सेवाओं में एलिजिबिलिटी जो था उसमें एज जो है आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। उन्हीं के कार्यकाल में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध भी लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है H.N. ब्रेल्सफोर्ड। कौन थे ये? एक राजनीतिक पत्रकार थे जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आलोचक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे विश्वास में कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है
और भारत में रहते हुए मेरी एक महान महत्वाकांक्षा है इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसकी सहायता करना। किसने लिखा है ये? तो इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक भारत के वाइसरॉय थे। कर्जन ने 1885 में ये कथन कहा था जब भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो रहा था। और कर्जन एक ब्रिटिश रूढ़िवादी राजनेता थे, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन ने अपने कार्यकाल के दौरान ईस्ट बंगाल और असम के क्षेत्र का निर्माण किया। और लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सैन्य कमांडर लॉर्ड किचनर के साथ युद्ध भी किया था। उसने 1919 से 1924 तक विदेश कार्यालय में विदेश मामलों के राज्य सचिव के रूप में भी काम किया, ठीक है। तो एक तरह से फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके थे। फिर उन्होंने कार्यकाल के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मतलब उनके कार्यकाल के दौरान जो था ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो स्टैनली बाल्डविन थे। फिर उनकी जो जीवनी है, आत्मकथा है, उसका नाम है कर्जन इंपेरियल स्टेट्समैन, ठीक है। फिर है लॉर्ड मिंटो, ठीक है। लॉर्ड मिंटो ने वास्तविक में जो भारतीय राष्ट्र आंदोलन था उसका प्रकोप उन्होंने देखा था, ठीक है। 1905 से लेकर 1910 के बीच में वो भारत के गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के रूप में कार्य किए थे। और उनके शासन के दौरान कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे कि सबसे पहला न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस एक्ट 1908 इनके कार्यकाल में यह आया था। उसके बाद एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, उसके बाद लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को मैंडले जेल भेज दिया गया 1907 में। फिर सूरत का जो विभाजन हुआ था, सूरत विभाजन, सूरत स्प्लिट 1907 में। फिर 1908 में बाल गंगाधर तिलक का जो ट्रायल हुआ था। फिर इंडियन मुस्लिम लीग का फाउंडेशन 1906 में। फिर 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आना, जिसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। फिर इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी का स्थापना होना इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। फिर कर्नल वाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा के द्वारा 1909 में। फिर जैक्सन की हत्या। फिर नासिक के जो मजिस्ट्रेट और नासिक के जो मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, उनकी हत्या, ठीक है। और 1909 में अहमदाबाद बम मामला, ठीक है। फिर है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान, ठीक है, थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था, जिसमें पूरे बर्मा को ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले लिया। और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ डफरिन के समय ही। 1885 में पंजदेह हादसा हुआ, ठीक है। क्या है ये पंजदेह हादसा? इसमें रूसी सेना ने अमू दरिया के दक्षिण में पंजदेह, जो कि अब तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, उसके इलाके के आसपास अफगान क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इससे क्या हुआ? रूस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक राजनयिक संकट पैदा हो गया, ठीक है। तो ये था पंजदेह इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का ध्यान किसने किया था पेजेंट्स के एक्सप्लॉयटेशन पे? तो इसका सही ऑप्शन है राजकुमार शुक्ला, ठीक है। और इसमें दूसरा ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, स्वामी सहजानंद सरस्वती, या एक से अधिक, ठीक है। तो देख लेते हैं बाबा रामचंद्र के बारे में। बाबा रामचंद्र जो थे वो पेजेंट के लीडर थे, ठीक है, अवध में। तो किसान आंदोलन के लीडर थे वो। किसान आंदोलन ने दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला किया था, ठीक है। और भिक्षा को खत्म करने की मांग भी की थी और राजस्व में कमी की भी मांग की, ठीक है। कई जगहों पर जमींदारों को धोबी और नाइयों की सेवाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों द्वारा नई धोबी बंद का आयोजन किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि धोबी बंद का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के ग्रामीणों से बात करके उनकी शिकायतों को समझने की कोशिश की, ठीक है। तो बाबा रामचंद्र बेसिकली एक भारतीय ट्रेड यूनियनवादी थे, जिन्होंने 1920 और 30 के दशक में जमींदारों के शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए अवध में भारत के किसानों को एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए संगठित किया, ठीक है। तो वो थे एक ट्रेड यूनियनवादी, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व करा था। कहाँ पर? तो अवध में। नेक्स्ट है श्री कृष्णा सिंह
उनका जन्म 21 अक्टूबर 1887 यानी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुका था उसके 2 साल बाद बिहार के नवादा जिले में हुआ था। ठीक है, वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। राजकुमार शुक्ला जो थे वो भले ही अनपढ़ थे लेकिन काफी दृढ़ निश्चयी थे, इसीलिए उन्होंने गांधी जी का लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरपुर और फिर चंपारण में आमंत्रित करने के लिए उनका पीछा किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि राजकुमार शुक्ला डायरेक्ट एक ही बार में गांधी जी से मिल पाए, उनको काफ़ी पापड़ बेलने पड़े और फिर फाइनली जो है 1916 में लखनऊ का जो सेशन चल रहा था जो कि 31वां अधिवेशन था, उसमें गांधी जी ने चंपारण के किसानों के प्रतिनिधि राजकुमार शुक्ला से मुलाकात की और जिन्होंने उन्हें नील दंगों के दुखों को खुद देखने और जायजा लेने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ऑप्शन है एनजी रंगा, EMS नंबूरीपाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही जवाब है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी सहजानंद यूपी में जन्मे थे लेकिन उन्होंने अपना सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के शुरुआती दिनों में बिहार पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, उन्होंने बिहार के बिहटा में एक आश्रम की भी स्थापना की। ठीक है, वो काफी बुद्धिजीवी और बहुमुखी प्रतिभा से सुसज्जित व्यक्ति थे, जैसे कि वो समाजशास्त्री, इतिहासकार, दार्शनिक, लेखक, व्याकरणविद, भाषाविद, तपस्वी, क्रांतिकारी, मार्क्सवादी और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, एनजी रंगा कौन थे ये? तो ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, शास्त्रीय उदारवादी, सांसद और किसान नेता थे। ठीक है, वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं और रंगा ने 1930 में गांधी जी के स्पष्ट आह्वान से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने 1933 में रैयत आंदोलन का नेतृत्व किया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उन्होंने कौन सा आंदोलन नेतृत्व किया था? तो रैयत आंदोलन। उन्होंने गांधी जी के साथ अपने विचार विमर्श के संबंध में बापू ब्लेसेस नामक पुस्तक भी लिखी थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एनजी रंगा का कौन सा पुस्तक था? तो बापू ब्लेसेस। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कई दूसरी पुस्तकें भी लिखी, जैसे क्रेडो ऑफ वर्ल्ड पीजेंट्री, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन विलेजेस एंड इंडियन एडल्ट एजुकेशन मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है EMS नंबूदरीपाद। ठीक है, इनको पॉपुलरली EMS के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका फुल फॉर्म है इलम कुलम मनकल संकरन नंबूदरीपाद। ठीक है, काफी लंबा चौड़ा नाम है, इसीलिए शायद शॉर्ट फॉर्म में सब इन्हें EMS बुलाते थे। कौन थे ये? तो पॉलिटिशियन थे, इंडियन कम्युनिस्ट थे। ठीक है, कम्युनिस्ट थे, केरला के पहले CM थे। ठीक है, 1934 में वो CSP के सदस्य भी बने थे, लेकिन बाद में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI ज्वाइन कर लिया। ठीक है, उन्होंने केरल में आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और लिखा भी, जिसमें कृषि उत्पादन जो कि अपर्याप्त हो रहा था उस समय केरल में, उच्च बेरोजगारी, अधिक जनसंख्या, इन सब विषयों और मुद्दों पर जोर डाला। ठीक है, तो वास्तविक में उन्होंने केरल में काफी समाज सुधार और सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाया। नेक्स्ट है आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे ये? तो ये भारत में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी CSP, ठीक है, के प्रमुख सिद्धांतकारों में से एक थे। तो मुख्य रूप से आचार्य नरेंद्र देव जो है वो CSP से जुड़े हुए थे। ठीक है, वो एक शिक्षक भी थे। उन्होंने 1947 से 1951 तक लखनऊ विश्वविद्यालय और फिर उसके बाद काशी विद्यापीठ में पढ़ाने के बाद BHU के कुलपति बन गए। ठीक है, उनका अपना जीवन काफी तपस्वी था और वे वंचित छात्रों को आर्थिक रूप से सहायता करते थे और छात्रों के साथ उनकी बहुत ही अधिक मित्रता थी। ठीक है, नेक्स्ट
सर माइकल ओ डायर की 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर किसने हत्या कर दी? तो इसका ऑप्शन है मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, MPT आचार्य, VD सावरकर, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही जवाब है उधम सिंह। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। उधम सिंह गदर पार्टी से संबंधित थे। उन्होंने 1919 में अमृतसर में जो जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसके प्रतिशोध में माइकल ओडायर की हत्या कर दी, जो कि उसके लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, उधम सिंह को जुलाई 1940 में फांसी दे दिया गया। ठीक है, उन्हें शहीद आजम सरदार उधम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। लॉकअप में रहते हुए उन्होंने राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम का इस्तेमाल किया था। ठीक है, 1995 में उनके ही नाम पर उत्तराखंड के एक जिले में उधम सिंह नगर का नाम का एक नगर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मदन लाल ढींगरा। कौन थे ये? तो मदन लाल ढींगरा कर्जन वायली की हत्या किए थे। वो पहले भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्हें 1909 में ब्रिटिश जेल में फांसी दी गई थी, और उसके बाद दूसरे भारतीय सरदार उधम सिंह थे जिन्हें 31 जुलाई 1940 को ब्रिटिश धरती पर फांसी का सामना करना पड़ा। मदन लाल ढींगरा का मरने से पहले आखिरी स्टेटमेंट था चैलेंज। उन्होंने ब्रिटिश शासन के अत्याचार से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन के रूप में हिंसा को उचित ठहराया। उन्होंने उग्रवादी राष्ट्रवाद पर यानी मिलिटेंट नेशनलिज्म पर काफी जोर दिया था। MPT आचार्य कौन थे ये? इसका फुल फॉर्म है मांड्यम पार्थ सारथी तिरुमल आचार्य। ये एक भारतीय राष्ट्रवादी, कम्युनिस्ट और अराजकतावादी थे। ठीक है, वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI के संस्थापक में से एक थे। वे VD सावरकर, मदन लाल ढींगरा और अन्य भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ इंडियन हाउस में शामिल हो गए थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादी न्यूज़पेपर्स जैसे वंदे मातरम, तलवार, द इंडियन सोशलॉजिस्ट, इस तरह के न्यूज़पेपर्स के प्रकाशन में मदद किया था। ढींगरा के कर्जन वायली की हत्या के बाद इंडियन हाउस जल्द ही बिखर गया। नेक्स्ट है VD सावरकर। VD सावरकर ने बहुत ही फेमस अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, वो एक गुप्त समाज था। ठीक है, इट वॉज अ सीक्रेट सोसाइटी। वे UK गए और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े। हिंदू महासभा के गठन में भी वे शामिल थे। वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। उन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसमें कि उन्होंने चर्चा किया था गुरिल्ला वॉरफेयर ट्रिक्स के बारे में, जो कि सिपाहियों द्वारा 1857 की क्रांति में यूज किया गया था। उन्होंने एक और किताब लिखी थी, हिंदुत्व, हु इज हिंदू। ठीक है, इस नाम से, क्योंकि वो हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष थे, इसीलिए उन्होंने ये पुस्तक भी लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 पारित हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल होर, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, जॉर्ज हैमिल्टन कौन थे ये एक स्कॉटिश चिकित्सक थे जिन्होंने भारत में रहते हुए इन्होंने प्राणी विज्ञानी और वनस्पति शास्त्र, भूगोलवेत्ता के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारत से संन्यास लेने के 3 साल बाद तक हैमिल्टन का नाम नहीं लिया। ठीक है, मानक वनस्पति लेखक, संक्षिप्त नाम बच हैम, उनके द्वारा वर्णित पौधों और जानवरों पर लागू किया जाता है। हालांकि आज हैमिल्टन 1822 के रूप को आमतौर पर इक्थियोलॉजी के रूप में देखा जाता है और इसे फिश बेस द्वारा पसंद किया जाता है। ठीक है,
ठीक है, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ये कोई क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक प्राणी विज्ञानी मतलब एक जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने कुछ पौधों और जानवरों पर स्टडी करा था, और उन्हीं के याद में जो है आज भी फिश डिपार्टमेंट, मत्स्य विभाग या फिर मछली को स्टडी करने वाले लोग जो है कुछ प्रजातियों को हैमिल्टन के नाम से चिन्हित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर सैमुअल होरे। सर सैमुअल होरे कौन थे? ये सेकंड बैरोनेट, और उन्हें विस्काउंट टेम्पलवुड ऑफ चेल्सिया इनके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन थे ये? तो ये एक ब्रिटिश राजनेता थे, और इन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बनाने में। ठीक है, क्योंकि वो उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे 1935 में। ठीक है, हालांकि उनका काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था होरे लावल योजना के लिए, जिसमें उन्होंने इथोपिया में इतालवी दावों के प्रस्तावित निपटान किया था। ठीक है, जून 1936 में होरे नौसेना के पहले लॉर्ड के रूप में, और फिर 1937 में नेविल चैम्बरलेन के अधीन गृह सचिव के रूप में सरकार में वो वापस आ गए। ठीक है, लॉर्ड सेलिसबरी जो थे वो हाउस ऑफ लॉर्ड से ब्रिटेन को चलाने वाले अंतिम प्रधानमंत्री थे। सेलिसबरी एक ब्रिटिश साम्राज्यवाद थे जो विश्वास करते थे और ये कहने में संकोच नहीं करते थे कि यूरोपीय ब्रिटिश शासन दुनिया के पिछड़े लोगों के विकास के लिए आवश्यक था, जहां वे खुद पर शासन करने के लिए फिट थे। उन्होंने कॉन्टिनेंटल यूरोप को एक सतर्क नजर से देखा और दीर्घकालिक गठबंधनों से परहेज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा के लिए केवल 20 दिन शेष रहते हुए किसने पटना कॉलेज छोड़ दिया? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही जवाब है जेपी नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। ठीक है, वे जेपी या लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के नाम काफी उन्होंने योगदान दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। उसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने के लिए उन्हें जाना जाता है। उनकी जीवनी जयप्रकाश उनके राष्ट्रवादी मित्र और हिंदी साहित्य के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि उनकी जो आत्मकथा है, जीवनी थी जयप्रकाश, वो किसने लिखा था? तो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया था। उसके बाद 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, उसके बाद उन्हें 1965 में लोक सेवा के लिए मैगसेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। क्लियर है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। 1911 में वे संगठन में शामिल हुए। ठीक है, कुछ साल बाद उनकी मुलाकात गांधी जी से हो गई। 1920 में वे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल हुए। 1914 की बाढ़ और बिहार में 1934 के भूकंप के बाद उन्होंने पुनर्वास के कार्यों में काफी ज्यादा एक्टिव भाग लिया, सक्रिय रूप से भाग लिया। 1934 में बॉम्बे सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उनके वो अध्यक्ष भी बने। 1939 में उन्हें एक बार फिर से अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, ठीक है, लगभग 3 साल तक वे जेल में रहे। क्लियर है। नेक्स्ट है ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद मोहनदास गांधी से काफी प्रेरित थे। वे एक वकील थे प्रोफेशन से। गांधी जी ने चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह को आंदोलन में नेतृत्व करने के लिए चुना। गांधी जी ब्रजकिशोर प्रसाद के समर्पण से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी बायोग्राफी पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ में एक पूरा अध्याय, एक पूरा चैप्टर ही अलग रखा, जिसे द जेंटल बिहारी कहा गया। ठीक है, उसमें उन्होंने
ब्रज किशोर प्रसाद के बारे में ही सब कुछ लिखा था। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह को बाबू केसरी के रूप में जाना जाता था। उनके करीबी दोस्त डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह ने उनके लिए मेरे श्री बाबू शीर्षक से एक निबंध लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा 1921 से बिहार का इतिहास जीवन का इतिहास रहा है। ठीक है। 1933 में समाजवादी के समर्थक और ब्रिटिश शासन रियासतों, जमींदारों और पूंजीवाद को कौन उखाड़ फेंकना चाहता था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई। इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट थे, समाजवाद नेता थे। 1933 में जवाहरलाल नेहरू ने भारत कहाँ शीर्षक के तहत लेखों की एक श्रृंखला लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो समाजवाद में क्यों विश्वास करते हैं। उनकी माता का नाम स्वरूप रानी और पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। वे एक प्रसिद्ध वकील और राष्ट्रवादी राजनेता थे। 1947 से 1964 तक वो स्वतंत्र राष्ट्र के यानी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी। उसके बाद कश्मीरी पंडित समुदाय में अपनी जड़ों के कारण उन्हें पंडित नेहरू के नाम से जाना जाता था। भारतीय बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। नेहरू ने ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज और इनर टेम्पल में अध्ययन किया, जहां से वो बैरिस्टर बने। भारत लौटने पर उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करा। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद एंट्रीम गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र भारत में वो पहले प्रेसिडेंट बने। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में सर्चलाइट लिखा, माफ कीजिएगा, सर्चलाइट लिखा नहीं बल्कि सर्चलाइट न्यूज़पेपर के लिए उन्होंने अंग्रेजी में लेख लिखा। ठीक है। फिर उन्होंने हिंदी साप्ताहिक देश की स्थापना और संपादन किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने अपना आजीवन अभियान शुरू किया। उन्होंने 1942 से लेकर 1945 तक कांग्रेस पार्टी के कार्य समिति के साथ जेल में ही लगभग 3 साल सेवा की। उसके बाद देखते हैं भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और बहुत ही फेमस वकील थे। ठीक है। उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 3 देशद्रोही मतलब देशद्रोह के आरोपी 3 जो आईएनए सोल्जर्स थे, इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स थे, उनकी रक्षा के लिए जाना जाता है और उन्हें देसाई लियाकत समझौते के लिए भी जाना जाता है। ठीक है। देसाई लियाकत पैक्ट के लिए। क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और आईएनए आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहने के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन शामिल हुआ? तो इसका सही आंसर है शीलभद्र यागी। शीलभद्र यागी बिहार में जन्मे थे। बिहार के पटना जिले के बख्तियारपुर गांव में 22 मार्च 1906 को जन्मे थे। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो पंडित शिवतहल यागी और श्रीमती रेशमा यागी के इकलौते संतान थे। स्वतंत्रता आंदोलन में शीलभद्र यागी की भागीदारी 1928 से शुरू हुई, जब एक छात्र के रूप में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। 4 साल बाद वे सीएसपी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए और किसान आंदोलन में भी शामिल हो गए। बाद में वो सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के संपर्क में आए। फिर है बैकुंठ शुक्ला। शहीद बैकुंठ शुक्ला HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक योगेंद्र शुक्ला के भतीजे थे। बैकुंठ शुक्ला को गद्दार फणींद्र नाथ घोष की हत्या के लिए फांसी दे दी गई थी, जो सरकारी गवाह बन गए थे, जिसके कारण भगत सिंह, सुखदेव
और शिवराम राजगुरु को फांसी दी गई थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया। वो हिंदुस्तान सेवा दल और HSRA से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लें। 1948 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस विरोधी अभियान शुरू किया। 1952 में उन्होंने PSP यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1954 में उन्होंने अपना जीवन विशेष रूप से विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। 1959 में उन्होंने गांव, जिला, राज्य और संघ परिषदों, जिसको चौखंबा राज कहते हैं, के 4 स्तरीय पदानुक्रम के माध्यम से भारतीय राजनीति के पुनर्निर्माण के लिए तर्क दिया। भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये ऑप्शन है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। ठीक है। एनी बेसेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखें तो उन्होंने न्यू इंडिया नामक एक समाचार पत्र शुरू किया था। 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की उन्होंने शुरुआत की। ये जो ऑल इंडिया होम रूल लीग था वो भारत का पहला गुट था जिसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। उसके बाद इस आंदोलन के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हालांकि उन्हें सितंबर 1917 में रिहा कर दिया गया और वह 1 वर्ष के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। सरोजनी नायडू ने 1915 से लेकर 1918 के बीच समाज कल्याण, महिलाओं की मुक्ति पर व्याख्यान देने के लिए देश भर की यात्रा की। 1917 में उन्होंने महिला भारतीय संघ, ठीक है, वुमेन इंडिया एसोसिएशन के गठन में मदद किया। सरोजनी नायडू महात्मा गांधी के साथ नमक मार्च में भाग लिए थे और 1930 में सभी कांग्रेस नेताओं के साथ साथ ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। नेक्स्ट है अकम्मा चेरियन। वो महान स्वतंत्रता सेनानी थी। वो त्रावणकोर की रहने वाली थी। त्रावणकोर की झांसी की रानी के रूप में उन्हें जाना जाता है। उनके प्रसिद्ध शब्द हैं, मैं नेता हूं, दूसरों को मारने से पहले मुझे गोली मार दो। उन्होंने एक रैली भी नेतृत्व किया था थम्मापनुर से थिरुनल के कोडियार पैलेस तक। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम है द स्टोरी ऑफ द ईयर 1114। ठीक है, 1114 साल के स्टोरी। ठीक है, उनकी आत्मकथा थी जीवथम ओरू समरम। कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी नहीं थी? तो इसका सही ऑप्शन है यंग इंडिया। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी कुछ पत्रिकाएं इस प्रकार हैं: बंगाल गजट, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिकी ने लिखा था; संवाद कॉमेडी, राजा राम मोहन रॉय; मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन रॉय; हिंदू पेट्रियट, मधुसूदन रॉय; रस्तगोफ्तर, दादा भाई नारोजी; सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर; और इंडियन मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और यंग इंडिया जो है वो 1919 से 1932 के बीच में चला था। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा ये एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका था जिसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने किसके टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो इसका सही आंसर है लिबरल पार्टी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो लिबरल पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे यूके में 1892 से लेकर 1895 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ। स्वराज पार्टी कब बना था? जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट फेल कर गया। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन चित्तागोंग आर्मरी रेड किसके द्वारा प्लान किया गया था? तो आंसर है सूर्य सेन। 18 अप्रैल 1930 को जब ये चित्तागोंग आर्मरी रेड हुआ था, ठीक है, तो इसमें मुख्य नेतृत्वकर्ता थे सूर्य सेन और इसमें 2 महिला वॉलंटियर भी शामिल थी, प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्ता। ठीक है,
चित्तागोंग को हिंदी में चटगांव कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने एक चित्तागोंग ग्रुप भी बनाया था जिसको चटगांव समूह कहा जाता है, और इनमें आनंद सिंह, गणेश घोष और लोकनाथ बल शामिल थे। ठीक है, जिन्होंने चटगांव में तैनात अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। चटगांव अभी आधुनिक बांग्लादेश में है। उन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि वो पूर्व स्कूल शिक्षक थे। उन्होंने बंगाल में जो अनुशीलन समिति था, जिसको कि बंगाली क्रांतिकारी शरद चंद्र बसु द्वारा स्थापित किया गया था, उसमें वो शामिल हो गए। बंगाल में उन्होंने असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का भी नेतृत्व करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो ये 1946 में आया था। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के एक नेता जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी आकर्षक वकालत पेशे को छोड़ दिया था, तो इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा 1946 के चुनावों के बाद राजेंद्र प्रसाद ने केंद्र सरकार में फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। उसके बाद 1947 में स्वतंत्रता के बाद राजेंद्र प्रसाद को भारत के संविधान सभा का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन कहें या इंडियन नेशनल एसोसिएशन कहें, दोनों एक ही बात है। 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन का स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में किया गया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? तो लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति के लिए हर वैध तरीके से प्रोत्साहित करना। देश के सभी हिस्सों से शिक्षित भारतीय और नागरिक नेता ने इस संघ में शामिल होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट देखते हैं, एक इसी से मिलता जुलता नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना कलकत्ता में राजा राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसकी सदस्यता केवल भारतीयों के लिए ही रखी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था संसद द्वारा निर्धारित सरकार की व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करना। ठीक है, एक और संस्था है इंडियन लीग। ठीक है, तो ये एक ब्रिटेन स्थित संगठन था जिसका उद्देश्य था भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता और स्वशासन के लिए अभियान चलाना। इसके पीछे कार्यकर्ता थे वीके मेनन। ठीक है, और ये जो संस्था था इंडियन लीग, ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लीग से जन्मा था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? वेरी इजी क्वेश्चन, अब्दुल गफार खान। उन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वे भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, अहिंसक, विरोधी और आजीवन शांतिवाद को अपनाने वाले थे। ठीक है, और अमीर चंद बॉम्बवाल ने उन्हें सीमांत गांधी कह के पुकारा था क्योंकि वो महात्मा गांधी के घनिष्ठ मित्र और उनके विचारधाराओं को फॉलो करने वाले थे। 1929 में उन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आजाद। उन्होंने स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान में ब्रिटिश भारत के विभाजन का कड़ा विरोध करते हुए एक ऐसे भारत की अथक वकालत की जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को गले लगाए। ठीक है, और विभाजन के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना दोनों को दोषी ठहराया। उसके बाद उन्होंने 1947 से अपनी मृत्यु तक जवाहरलाल नेहरू के भारत सरकार में शिक्षा मंत्री मतलब एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में उन्होंने कार्य किया। उनकी आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। 1959 में ये आत्मकथा उनके मरने के बाद प्रकाशित हुई। उसके बाद अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न से 1992 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आते हैं अपने साइंस सेक्शन पे, जिसमें कि विटामिन के बारे में मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो इसमें विटामिन B1 को थियामिन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को नियासिन,
विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन के को फाइलोक्विनॉन। ठीक है। नारंगी की बात करें तो ऑरेंजेस जो है उसमें जो है विटामिन सी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, फोलेट होता है। उसके अलावा थोड़े मोड़े अमाउंट में कैल्शियम, पोटेशियम और विटामिन B1 भी होता है। ठीक है। क्वाड लिवर ऑयल जो है ये एक अच्छा स्रोत है विटामिन डी का, और थोड़े मोड़े अमाउंट में इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ए भी पाया जाता है। अल्फा जो है एक बहुत ही अच्छा स्रोत माना गया है विटामिन के का, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। उसके बाद व्हीट जर्म ऑयल, ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा स्रोत है विटामिन ई का, जो कि जिसको कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है और जो फ्री रेडिकल डैमेज से फाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेफ्लॉन से है कि टेफ्लॉन जो है वो किसका पॉलीमर है। तो इसका सही जवाब है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C2F4। ठीक है। नेक्स्ट है विनाइल क्लोराइड से मिलकर पीवीसी बनता है। ठीक है। पीवीसी दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि आजकल पाइप्स में यूज किया जाता है, पीवीसी पाइप्स या बहुत सारे प्लास्टिक्स में। नेक्स्ट है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन जो है वो मोनोमर है नियोप्रीन का। ठीक है। नियोप्रीन क्या होता है? नियोप्रीन एक सिंथेटिक रबर होता है जिसको कि किसी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में यूज किया जाता है, काफी फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। और क्लोरोप्रीन का फार्मूला है 2-chloro-1,3-butadiene। इसके बाद है एसिटाइलिन डाइक्लोराइड। ये एक इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है। ग्रीन हाउस व्हाइट फ्लाई के अगेंस्ट। ठीक है। कैसे बनता है? तो एसिटाइलिन और क्लोरीन को जब हम रिएक्ट करते हैं तब एसिटाइलिन डाइक्लोराइड बन जाता है। ठीक है। और इसका पॉलीमर है विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही जवाब है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को एर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। तो मैंने बताया विटामिन D3 को एर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। अब माफ कीजिएगा, D3 नहीं, विटामिन D2। विटामिन D3 को तो कॉलीकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना। विटामिन D2 को एर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल। उसी तरह विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन के नाम से जानते हैं और विटामिन B6 को पाइरिडॉक्सिन। ज्यादातर विटामिन हम अपने शरीर में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, लेकिन पौधे सब जो हैं वो लगभग सारे विटामिन बनाते हैं। इसीलिए इन्हें एसेंशियल फूड फैक्टर्स कहा जाता है। ठीक है। विटामिन बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, पानी में घुलनशील होता है, जबकि बाकी सब विटामिन जो है वो वसा में घुलते हैं। ठीक है, दे आर फैट सॉल्युबल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन और उससे जुड़े हुए बीमारियों के बारे में। ठीक है, उसके कमी से जुड़े हुए बीमारियों के बारे में। तो रेटिनॉल की कमी से ज़ेरोप्थेल्मिया होता है। ठीक है, जिसमें कॉर्निया सूख जाता है और नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है। ठीक है, रात में नहीं दिखता है। टोकोफेरॉल के कमी से जो है मांसपेशी कमजोर हो जाता है, मसल वीकनेस हो जाता है। साइनोकोबालामाइन यानी विटामिन B12 के कमी से पर्निशियस अनीमिया हो जाता है। और एर्गो कैल्सीफेरॉल दैट इज विटामिन D2 के कमी से रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। छोटे बच्चों में जब विटामिन डी की कमी होती है तो उसको रिकेट्स कहते हैं, और बड़े में अगर कमी होती है तो उसको ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं। ठीक है। और विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, और विटामिन डी तब बनता है हमारे बॉडी के द्वारा जब हम जो है धूप में बैठते हैं। ठीक है, और हमारा स्किन जो है वो एक्सपोज होता है सनलाइट से। विटामिन डी के साथ जब कैल्शियम हम लेते हैं तो उससे जो है हमारा बोन स्ट्रांग होता है। विटामिन डी हेल्प करता है हमारे बॉडी को कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्ब करने में। हमारा शरीर विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामाइन नहीं बना सकता, इसीलिए इसे हमें बाहर से एनिमल बेस्ड फूड में लेना जरूरी होता है। ठीक है, या तो सप्लीमेंट लें या फिर एनिमल बेस्ड फूड जैसे कि चिकन, मीट, ठीक है, अंडा,
मांस मछली, ये सब खाने से विटामिन B12 की कमी की पूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकेलाइट। बेकेलाइट कैसे बनता है? तो फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इससे बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है। बेकेलाइट यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक स्विचेस में, ठीक है। दुनिया का पहला सिंथेटिक प्लास्टिक है ये बेकेलाइट, ठीक है, और इसको न्यूयॉर्क में 1907 में बनाया गया था, ठीक है। ये एक थर्मोसेटिंग केमिकल कंपाउंड है जो कि हीट रेसिस्टेंट होता है, ठीक है, और नॉन कंडक्टिव होता है, मतलब इसमें जो है बिजली पास नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब करंट नहीं लगेगा। और दूसरी बात है कि ये ज़्यादा तापमान में गलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो इसका सही जवाब है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल को बहुत सारे बैक्टीरिया से जुड़े बीमारियों को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस, एक्टिनोमाइसिस, इन सब बैक्टीरिया से जुड़े हुए जो भी इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। टाइफाइड बुखार में भी ये एंटीबायोटिक दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद एम्पिसिलिन के साथ क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक दिया जाता था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, खासकर जो दिमागी बुखार होता है, ठीक है, मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है क्विनिन। क्विनिन कोई एंटीबायोटिक नहीं है, बल्कि इसको यूज किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट में, ठीक है, और खासकर वो मलेरिया जो कि कॉज होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन है सल्फागुआनिडीन। सल्फागुआनिडीन जो है उसको वेटनरी मेडिसिन में यूज किया जाता है इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है एस्पिरिन। एस्पिरिन को ही एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है, ठीक है, और ये एक पेन रिलीवर है, ठीक है। एस्पिरिन हम लोग भी खाते हैं, है कि नहीं। और ये जो है इससे जो है हेडेक, मसल और जॉइंट पेन, इन सभी में राहत मिलती है। और एस्पिरिन को फीवर नीचे गिराने में यूज किया जाता है। कहीं अगर स्वेलिंग हो गया, कोई पार्ट अगर फूल गया है कि नहीं, तो उसके ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। फिर घुटना का जो अर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया उसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद माइनर हार्ट अटैक के केस में इसको एंटीकोगुलेंट के रूप में भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये खून का थक्का नहीं बनने देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। एस्पार्टेम क्या है? तो ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, चीनी नहीं खाते हैं, तो वो शुगर फ्री खाते हैं, तो उसी शुगर फ्री का एक प्रकार है एस्पार्टेम, ठीक है। उसके बाद हो गया फ्रियॉन। उसके बाद हो गया फ्रियॉन। फ्रियॉन जो है वो रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, फ्रिज में जो गैस होता है, ठीक है, वो हो गया फ्रियॉन। फिर हो गया नियोप्रीन, मैंने बताया सिंथेटिक रबर होता है। और बेनेड्रिल एंटीहिस्टामाइन होता है, मतलब एलर्जी के अगेंस्ट इसको यूज किया जाता है बेनेड्रिल का। बेनेड्रिल सिरप को कफ में यूज करते हैं लोग, है कि नहीं। एलर्जी सिम्टम्स भी इससे खत्म होता है, नाक से पानी गिरता है, छींक होता है, ठीक है, या फिर कंजेशन है नोज में, ठीक है, या फिर गले में, तो इन सब को ट्रीटमेंट करने के लिए बेनेड्रिल का सिरप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। कौन से गैस को यूज किया जाता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो इसका सही जवाब है प्रोपेन और ब्यूटेन। मैंने इसके बारे में काफी डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन निम्न के द्वारा ग्रीस हटाता है? तो इसका सही जवाब है पायसीकरण, यानी इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो क्या है ये? तो पायसीकरण दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों को एक साथ मिलाकर एक अर्ध स्थिर मिश्रण बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है। अगर हम फूड प्रोडक्ट्स में बात करें तो दो तरल पदार्थ में आमतौर पर एक तेल और एक पानी होता है, जो कि एक खाद्य ग्रेड पाइसी कारक यानी सर्फेक्टेंट के अतिरिक्त स्थिर होता है, ठीक है। सबसे सामान्य इमल्सन हमें देखने को मिलता है वो है ऑयल और वाटर का, ठीक है, जब पानी में हम लोग तेल मिलाते हैं। और खाद्य इमल्शन के और भी उदाहरण है, जैसे कि मायोनेज, सॉस, आइसक्रीम, दूध, मक्खन बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जिसमें दूध वसा में फैले पानी का एक पायस है, ठीक है। सो बटर इज एन इमल्शन ऑफ वाटर डिस्पर्स्ड इन मिल्क फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध निकलने में भूमिका निभाता है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन विच हेल्प्स इन इंजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड। और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो मिल्क बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम है पीटोसिन। ठीक है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। क्लियर है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये बच्चे के जन्म में भी हेल्प करता है और पुरुषों के प्रजनन में भी हेल्प करता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्शन और चाइल्ड बर्थ प्रोसेस। उसके बाद जो है लेबर पेन के दौरान जो है ये गर्भ के संकुचन में भी हेल्प करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ वूम्ब ड्यूरिंग लेबर पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, जिसमें मैच करना है। स्किन कैंसर जो होता है वो अल्ट्रावायलेट लाइट के कारण होता है। नॉइज पोल्यूशन को मेजर करने के लिए डेसिबल होता है यूनिट। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। ओजोन होल CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? तो विटामिन ए जो है हमारे लिवर में स्टोर रहता है। लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है। ठीक है, ये बाइल जूस सीक्रेट करता है और बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, और लिवर का मुख्य काम है डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, लिवर में सेल्स होते हैं जिसको हेपेटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन का उपयोग प्रतिस्कंदी विषों के प्रति एंटीडोट के रूप में किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है विटामिन के। मैंने बताया कि विटामिन के को जो है एंटीडोट के रूप में यूज किया जाता है टू एंटीकोगुलेंट पॉइजन्स। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, विटामिन K1 और विटामिन K2। विटामिन K1 जो है वो हमें हरी पत्तियों से, हरी साग सब्जियों से मिलता है, और विटामिन K2 जो है वो हमें अंडे, चीज, मीट, ठीक है, और बहुत सारे बैक्टीरिया भी विटामिन K2 सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन्स। आयोडाइज्ड सॉल्ट में क्या क्या होता है? आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है पोटेशियम आयोडाइड। चिली सॉल्ट पेट्रे का क्या फॉर्मूला होता है? तो ये होता है NaNO3। ठीक है, हमारा शरीर में जो थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है उसी में आयोडीन प्रेजेंट होता है, और ये थायरोक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम आयोडाइड का यूज फोटोग्राफी में करते हैं हम लोग, मेडिसिन में करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम आयोडाइड जो है इसको यूज किया जाता है ऑर्गेनिक सिंथेटिक कंपाउंड बनाने में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है? HCl, H2NO3, H2SO4, H2CO3, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड रेन का pH कितना होता है? 5.2। और ये कैसे बनता है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और मुख्य रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड से मिलकर बनता है। ठीक है, बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि अगर हम ईंधन जलाते हैं, ठीक है, तो उससे भी एसिड रेन बनता है। किसको कहते हैं? हिग्स बोसॉन को। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बस याद करना है। ठीक है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रेडियो आइसोटोप को यूज किया जाता है ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में? तो इसका सही जवाब है कोबाल्ट 60। आयोडीन 131 को यूज किया जाता है थायराइड ग्लैंड के कैंसर के ट्रीटमेंट में। सोडियम 24 को यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। फास्फोरस 32 को यूज किया जाता है बोन मैरो के ट्रीटमेंट में। ठीक है, क्योंकि P32 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पन साइट से, किस हड़प्पन साइट से जो है हल का टेराकोटा मिला है? तो वो है बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरवेला किंग किस डायनेस्टी से एसोसिएटेड थे, मतलब किस वंश से ताल्लुकात रखते थे? तो वो चेदी वंश या महामेघवाहना डायनेस्टी कहते हैं इसको। ठीक है, महामेघवाहना डायनेस्टी या चेदी डायनेस्टी। क्लियर है। और खरवेला के बारे में जानकारी हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जो कि उदयगिरी और खंडगिरी के गुफाओं में पाया जाता है उड़ीसा में। चीनी यात्री सुंगयुन कब आए भारत? तो ये आए 1515 एडी से 515 एडी से 520 एडी के बीच में। किस जमीन को अपराहत कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है बिना जोती हुई वन भूमि को
गुप्त काल में भूमि को प्रमुख रूप से निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया था। क्षेत्र यानी कृषि योग्य भूमि, खिला यानी बंजर भूमि, अपराहत यानी जंगल या वन भूमि, वस्ती यानी रहने योग्य भूमि और गपत सारा यानी चारागाह। इसीलिए अपराहत को वुडलैंड यानी मैदान के रूप में जाना जाता है। अपराहत के बारे में जानकारी हमें अमर सिंह द्वारा लिखी गई अमर कोश से मिलती है। अमर सिंह जो थे वो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में से एक थे। ठीक है, कोर्ट पोएट थे वो। ठीक है, अपराहत 12 प्रकार की भूमि में से एक थी, जिसे मिट्टी की उर्वरता, सिंचाई और भूमि की भौतिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में उदंतीपुरी शिक्षा केंद्र स्थित था? तो ये ऑप्शन है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित है? तो रक्षा से। दीवाने अर्ज सल्तनत काल में सैन्य विभाग था। इसका महत्वपूर्ण कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों और घोड़ों को रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना का निरीक्षण करना और सेना की सजावट की व्यवस्था करना था। आरिजे मुमलिक के विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। ठीक है, इस विभाग की स्थापना घियासुद्दीन बलबन ने की थी और अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका महत्व बढ़ गया था। इस विभाग द्वारा शाही पत्राचार के लिए कार्य किया जाता था। ठीक है, और इसका उपयोग सुल्तान की घोषणाओं और पत्रों के लिए अनुबंध तैयार करने के लिए किया जाता था। दिल्ली सल्तनत में हेड ऑफ द स्टेट सुल्तान रहते थे। इनमें 6 मिनिस्टर्स रहते थे। पहला वजीर जो कि फाइनेंस और प्राइम मिनिस्टर होता था, फिर दीवाने रिसालत जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स होता था, सदर उस सदर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक होता था, फिर दीवाने इंशा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दीवाने अर्ज डिफेंस मिनिस्टर और क्वाजी कुवत मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। बहमानी किंगडम के फाउंडर कौन थे? तो अलाउद्दीन हसन। बहमानी किंगडम जो था वो हसन गंगू बहमानी द्वारा फाउंड किया गया था 1347 में। वो एक तुर्की ऑफिसर थे देवागिरी के। ठीक है, और इस डायनेस्टी के जो भी शासक थे वो काफ़ी जोर देते थे पढ़ाई लिखाई पे, एजुकेशन शिक्षा पे। इन्होंने पर्शियन और अरबिक लर्निंग को काफ़ी प्रोत्साहित किया। इनके समय में काफ़ी मदरसा, लाइब्रेरीज ये सब बनाया गया। फेमस मॉन्यूमेंट्स जो बहमानी किंगडम के दौरान बनाया गया वो है जामा मस्जिद एट गुलबर्ग, गोलकंडा का किला, गोल गुम्बज एट बीजापुर, मदरसा ऑफ मोहम्मद गवान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राजा के समय में अब्दुल रजाक भारत आए थे? तो ये इसका सही जवाब है देवराय टू। देवराय टू एक फारसी यात्री और इस्लामी विद्वान थे। वो फारस के तैमूर राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत भी थे। उन्होंने देवराय द्वितीय के समय भारत में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। देवराय टू जो थे वो संगम एज के महान शासक थे और एक राजदूत के रूप में उन्होंने पश्चिमी भारत में कोझिकोड का दौरा किया। उन्होंने कालीकट में जो देखा उसके बारे में एक लेख लिखा और वह कालीकट साम्राज्य और संस्कृति के लिए बहुत उपयोगी जानकारी साबित हुई। उसके बाद जो है उन्होंने अब्दुल रजाक के अनुसार देवराय द्वितीय का साम्राज्य जो था वो सिलोन से गुलबर्ग और उड़ीसा से मालाबार तक फैला हुआ था। ठीक है, कृष्णदेवराय के बारे में बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के एक राजा थे जिन्होंने 1509 से लेकर 1529 तक शासन किया। वह तुल्लव राजवंश के तीसरे शासक थे और दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद उनके पास भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत और दासवान प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? तो इसका जवाब है अकबर। इनके समय के अन्य प्रसिद्ध कलाकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद खान हैं। अकबर के शासनकाल की 2 प्रसिद्ध कृतियां तूतीनामा और हमजनामा थी। ठीक है, तूतीनामा मुगल विद्यालय की कला का पहला काम है और इसमें 250 लघु चित्रों का संग्रह है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से हटा दिया गया? तो इसका सही जवाब 1874 ईस्वी। उन्होंने 1869 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और वे दूसरे भारतीय थे, लेकिन उन्हें यह दावा करते हुए हटा दिया गया कि उन्होंने अपनी उम्र को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने फिर से 1871 में परीक्षा पास की और सिलहट में एक सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात हो गए, लेकिन एक गंभीर न्यायिक त्रुटि के कारण उन्हें जल्द ही बर्खास्त कर दिया गया। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है सर लियोनल कर्टिस। द्वैध शासन सरकार का वह रूप है जिसमें 2 लोग
एक साथ या तो कानूनी रूप से या बलपूर्वक शासन करते हैं। व्यवस्था में 2 नेताओं को सह शासक कहा जाता है। कर्टिस ब्रिटिश साम्राज्यवाद संघवाद के एक महान समर्थक थे और द्वैत शासन के उनके विचारों ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनाया। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 यूके की संसद में पारित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसरॉय काल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया जाने लगा? तो ये ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? तो ये थे नानीदेव। कर्नाट वंश जो है मैथिली वंश है। ठीक है, तो इसका स्थापना नानीदेव ने 1097 ईस्वी में की थी। इसकी 2 राजधानियां सिमरौनगढ़ नेपाल के 12 जिले और दरभंगा बिहार में थी। दरभंगा को गंगा देव के शासन के दौरान दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया था। कर्नाट राजवंश ने 1097 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक शासन किया और बिहार राज्य, नेपाल और भारत में तिरहुत या मिथिला में शासन किया। नानीदेव ने चालुक्य राजा विक्रमादित्य चतुर्थ की मदद से सिमरौनगढ़ पर अपना शासन स्थापित किया। नानीदेव ने मिथिला क्षेत्र पर 50 वर्षों तक शासन किया। विद्वान अक्सर उन्हें मिथिला के पुत्र के रूप में मानते हैं। इस अवधि के दौरान मैथिली भाषा का अत्यधिक विकास हुआ। बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने 1200 में बिहार पर कब्जा कर लिया। उसी वर्ष उसने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी। उत्तर भारत में बौद्ध परंपराओं और उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुत नुकसान पहुंचाया। ऐसा माना जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने ही नष्ट किया। नालंदा दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इसमें लाखों किताबें जल गई थी। ऐसा माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय में 3 महीने तक किताबें जलती रही। ठीक है, और अली मर्दान ने फिर 1206 में देवकोट में इसकी हत्या कर दी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह।